3 का जो पैटर्न रहता है वो रहता है बेटा 2+1 या फिर 1+1+1। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो लास्ट कुछ सालों में देखी गई है, क्योंकि जब से कोरोना आया है तब से ये चैप्टर जो है ये हट गया था। पिछले साल ये चैप्टर था नहीं, उससे पिछले साल एग्जाम नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं, उससे पहले था ये, तब ये 3 मार्क्स का था और इसमें से 2 का एक क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पे तो छोटा सा न्यूमेरिकल आता है या कुछ थ्योरी भी पूछ सकते हैं, ठीक है, और 1 नंबर का थ्योरी, समझ में आया, 2+1 ही प्रोबेबिलिटी रहती है ज्यादा। तो लास्ट क्लास में अपन ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था कि इस चैप्टर के अंदर सबसे पहली चीज आती है कि इस चैप्टर की नीड क्या थी, क्यों पढ़ रहे अपन ये चैप्टर। तो मैंने कहा था कि एटम क्या जो स्टार्टिंग में जो इन्वेंशन होना स्टार्ट हुई, तो उनके अकॉर्डिंग सबसे पहली बार एटम नाम की जो चीज थी उसके बारे में डाल्टन ने बताया था। डाल्टन ने यह कहा था कि भाई एटम किसी भी ऑब्जेक्ट का एक वो छोटे से छोटा पार्टिकल है जिसको और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी अलग अलग जो मॉडल्स आए, उनकी स्टडी हुई, उनके बारे में बताया गया, कुछ में कुछ कमियां रही, उनको आगे जाके किसी और ने इंप्रूव किया। पर अपने यहां पर जो बेसिक एटम के चैप्टर में है वो 3 तो मॉडल पढ़ेंगे, एक तो जे थॉमसन मॉडल, एक रदरफोर्ड मॉडल और एक आपका है बेटा बोहर्स मॉडल, ठीक है। इनमें से अपन ये 3 ही चीजें पढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड भाई इनके क्या आपके लिमिटेशन थे, क्या इनके रिजल्ट थे, इन सब चीजों को अपन यहां पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहला जो मॉडल पढ़ा था वो अपन ने लास्ट क्लास में कौन सा पढ़ा था, जे थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन ने क्या कहा था कि जो आपका एटम होता है वो एक सॉलिड स्फीयर होता है। क्या होता है? सॉलिड स्फीयर, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपका उसका सॉलिड पार्ट होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अंदर धसे हुए रहते हैं। इंग्लिश में बोले तो एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब होता है जैसे आपने तरबूज देखा होगा, वाटरमेलन, उसके अंदर जो बीज होते हैं जो उसके अंदर धसे हुए होते हैं, उसी प्रकार नेगेटिव चार्ज जो है वो उस एटम के अंदर एम्बेडेड रहते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो उन्होंने बोला कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है एटम के अंदर। एक सॉलिड स्फीयर है तो ये क्या हो जाता है, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। मान लो ये आपका वो सॉलिड स्फीयर है बेटा, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, जिन्हें उन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम बोला था कि ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये पॉजिटिव जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है बेटा? ये है सॉलिड पार्ट ऑफ स्फीयर और ये एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नेगेटिव चार्ज को इंडिकेट करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट करेगा, ठीक है। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है ये, इसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये कुछ बातें किसने कही थी? आपके थॉमसन मॉडल ने कही थी। फिर आती है कि भाई इसकी लिमिटेशन क्या रही होंगी। तो इसकी लिमिटेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी 2 लिमिटेशन है। एक तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है वो अपन आगे चल के पढ़ेंगे कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है। दूसरी चीज, ये जो है रदरफोर्ड मॉडल ने जो कंक्लूजन निकाले थे, जो रदरफोर्ड मॉडल ने रिजल्ट निकाले थे, उन रिजल्ट को ये जो मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। समझ में आया कि नहीं? कि उन्होंने आपका क्या क्या रिजल्ट निकाले थे उनको ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ये मॉडल उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। तो ये क्या होता है? थॉमसन मॉडल है। इससे इतना ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, छोटा एक क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है या छोटे शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। दूसरा मॉडल अपन ने बेटा पढ़ा था जो कि है आपका रदरफोर्ड मॉडल, जिसे अल्फा स्कैटरिंग मॉडल बोलते हैं, ठीक है। रदरफोर्ड के 2 साइंटिस्ट थे जो उनके लैब में, रदरफोर्ड के 2 स्टूडेंट थे जो उनके लैब में काम करते थे। एक का नाम था गीगर और एक का नाम था मार्शडन। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और इसमें उन्होंने क्या क्या किया था, देखो ये डायग्राम मैंने इधर आपको दिख रहा होगा। जो मॉडल है
या रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग मॉडल है, उसका ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जिसके अंदर बेटा ये क्या है, एक लेड बॉक्स है, ठीक है, जिसके अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा है। वो जनरली कौन सा था, पोलेनियम था। कौन सा था, पोलेनियम। एक लेड बॉक्स है, उसके अंदर एक पोलेनियम आपका एलिमेंट रख दिया गया था। पोलेनियम क्यों रखा, क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब रेडियो एक्टिव प्रोसेस क्या होती है, वो अगला चैप्टर है न्यूक्लियाई वाला। ये मैंने बेसिक आपको बताया है कि कोई भी एटम जो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल अपन आगे चल के पढ़ेंगे, एक बाइंडिंग एनर्जी, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी नाम का टर्म होता है, उसको पढ़ेंगे, जो किसी भी न्यूक्लियाई को बांध के रखती है। तो जब बाइंडिंग एनर्जी जो होती है बेटा, वो आपका किसी भी न्यूक्लियाई के लिए कम हो जाए, बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाए, कम हो जाए, इसका मतलब वो न्यूक्लियाई अनस्टेबल हो गया है। कम का मतलब न्यूक्लियाई के अंदर, सीधी सी बात मैं करूं तो न्यूक्लियाई के अंदर न्यूक्लियर फोर्स रहता है और रहता है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स किस किस के बीच में लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में। जैसे जैसे न्यूक्लियाई का साइज बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, वैसे वैसे रिपल्सिव फोर्स जो है, जो किसके बीच वर्क कर रहा है, बिटवीन आपके प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, उसका वैल्यू बढ़ जाएगा और न्यूक्लियाई जो है अनस्टेबल हो जाएगा, और वो फिर ऐसे न्यूक्लियाई के अंदर टूटेगा जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो जब वो टूटेगा तो अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल का इमिशन करेगा, और उनमें से अपन अल्फा पार्टिकल को यहाँ पर काम में ले रहे हैं कि अपन ने इस लेड बॉक्स के अंदर एक आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा, वो रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस आपका शो करेगा, और उससे अल्फा पार्टिकल का बीम, यहाँ पर एक लेड प्लेट ली है जिसे अपन ने लेड डायफ्राम बोला था, ठीक है, उसके अंदर एक छोटा सा होल होता है जिसके अंदर से अल्फा पार्टिकल को पास कराया जाता है। अल्फा पार्टिकल पास होके ये इसको डायरेक्शन, अल्फा पार्टिकल को क्या प्रोवाइड करता है, ये यूनि डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, एक ही डायरेक्शन में चलेगा अल्फा पार्टिकल। बाकी देखो इधर उधर जो जाएंगे वो इधर इससे टकरा कर रह जाएंगे। तो जब इससे आपका अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो यहाँ बेटा गोल्ड फॉइल रखी जाती है, एक आपका गोल्ड की एक पतली पन्नी रखते हैं। गोल्ड को ही क्यों चूज किया, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी मेलिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसको इतना पीटा जाता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर, इतनी पतली होती है वो गोल्ड फॉइल आपकी, और उसमें आपका एक एक एटम देखा जा सकता है। एक एक एटम उस सीट के अंदर अलग अलग रहेगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं होगी एटम की, एटम क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो जब उस गोल्ड फॉइल के अंदर से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, निकलने के बाद यहां पर एक स्क्रीन होती है जिस पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग की जाती है। वैसे ही जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अपन पत्थर मारते हैं कीचड़ के अंदर, तो वो कीचड़ के अंदर अपने को पत्थर ऐसे कैसे धसे हुए दिखेंगे, अरे दिखते कि नहीं, ऐसे ही अल्फा पार्टिकल जब जाएंगे स्क्रीन पर तो स्क्रीन पर वो धसे हुए दिखेंगे। अरे समझ में बैठी कि नहीं बात, स्क्रीन पर वो धसे हुए दिखेंगे। तो इस चीज से ऑब्जर्वेशन जो आए, अल्फा जो स्कैटरिंग मॉडल था उससे जो ऑब्जर्वेशन आए वो क्या थे कि भाई यहां से जो आपका अल्फा पार्टिकल निकला था उसका मैक्सिमम हिस्सा, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है बेटा विदाउट एनी डेविएशन, अपने पाथ से बिना डेविएट हुए सीधे के सीधे इस स्क्रीन पे जाके स्ट्राइक किए। तो इस चीज से उन्होंने रिजल्ट क्या निकाला, आपका जो ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस थी इसका पहला रिजल्ट क्या निकला कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। एटम का मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है। क्यों होता है, इस चीज से रिजल्ट, पहला जो रिजल्ट निकला उससे पता चला कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे के सीधे जाके स्क्रीन पे स्ट्राइक किए या इंसिडेंट हुए, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, कुछ अल्फा पार्टिकल, मैंने बोला था कि 90% तो सीधे चले गए, 5 से 7% या 8% जो थे वो अपने पाथ से डेविएट हो गए, कुछ एंगल से डेविएट हो गए, और उस एंगल का वैल्यू डिपेंड करता है कि आपका अल्फा पार्टिकल कितना पास से गुजरा है, किसके, आपके अंदर न्यूक्लियाई के। न्यूक्लियाई बाद में पता चला। तो जब वो आपका जितना ज्यादा डेविएट हो रहा है तो अपन कहेंगे कि भाई अल्फा पार्टिकल इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। कैसा पार्टिकल है, पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियाई होता है, समझ में आएगा नहीं, 2He4 लिखते हैं इसको, अरे लिखते हैं कि नहीं।
तो अपन कहेंगे कि अल्फा पार्टिकल केवल उन्हीं चीज से रिपेल हो सकता है जो उसी की तरह के नेचर के हों, और ऐसा नेचर पॉजिटिव चार्ज ही हो सकता है। तो इन्होंने बोला कि भाई यहां पर आपके न्यूक्लियाई के अंदर बहुत छोटे पार्ट में एक ऐसी चीज रखी हुई है जो पॉजिटिव चार्ज रखती है। समझ में आएगा नहीं? उसके पास भी कैसा चार्ज है जैसा अल्फा पार्टिकल के पास है। और इसको प्रूव किसने किया, फाइनल इस पे मोहर किसने लगाई? लास्ट अपन कहें कि 1-2% अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो गए और सीधे के सीधे वापसी आ गए, रिट्रेस किया अपने पाथ को। समझ में आया कि नहीं? अब वो उनके बीच कितना गैप रहा होगा वो आपके मुद्दा नहीं है पढ़ने का, वो आगे जाके आप बीएससी वगैरह में पढ़ोगे कि कितना उनके बीच गैप रहा, रिपल्सिव फोर्स जो है उनके बीच कितना, क्योंकि अल्फा इज ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अरे समझ में आया कि नहीं? तो कुछ पार्टिकल यानी बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो अपने पाथ पर वापसी आ गए। तो इस चीज से उन्होंने फाइनल ये कंक्लूजन निकाला कि आपका एटम, उसका मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी होता है और एटम के सेंटर पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। एटम के सेंटर पर क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। समझ में आएगा नहीं? जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। और साइज की बात करें तो उन्होंने बोला 10⁻⁻15 मीटर तो होता है न्यूक्लियस का। ठीक है, साइज आपका 10⁻⁻15 मीटर किसका साइज होता है? आपके न्यूक्लियस का। और 10⁻⁻10 जो होता है वो किसका होता है बेटा? वो होता है आपके एटम का। ये चीजें उन्होंने बताई। समझ में आएगी नहीं बात? एक चीज उन्होंने ये भी बोली कि भाई जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करेगा तो उसकी जो ऑर्बिट होगा, सर उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है उसके चारों, और वो कहीं भी कर सकता है। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं भी रिवॉल्व कर सकता है। और ये जो पॉइंट था यही उनके मॉडल के अंदर सबसे बड़ा एक जो लिमिटेशंस थी या सबसे बड़ी एक कमी थी इस मॉडल की, वो बनी आगे जाके। समझ में आएगा नहीं? तो अगला पॉइंट अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उन्होंने बोला कि भाई आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आपके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स में, हर एक सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमेगा। समझ आया कि नहीं बात? फिर आते थे इसके कि इसके लिमिटेशन क्या रहे। तो लिमिटेशन में मैंने आपको मेजरली 2 ही लिमिटेशन लिखाए थे कि पहला लिमिटेशन तो ये था कि भाई आपका जो थ्योरी होती है इलेक्ट्रोकाइनेमेटिक्स, कौन सी थ्योरी है? इलेक्ट्रोकाइनेमेटिक्स, क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है। वो क्या बोलती है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, मैंने आपको सर्कुलर मोशन कराया था कि सर्कुलर मोशन में चाहे पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से चले चाहे नॉन यूनिफॉर्म से चले, एक्सेलरेशन तो आएगा। तो जब कोई आपका चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो सर्कुलर मोशन कैसा होगा? एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन होगा। तो एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन होगा तो क्या होगा? वो चार्ज पार्टिकल अपनी एनर्जी को लूज करेगा। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एनर्जी। वो रेडिएशन एनर्जी के रूप में अपनी एनर्जी को बाहर निकालेगा। समझ में आएगी नहीं बात? तो रेडिएशन एनर्जी के रूप में जब वो अपनी एनर्जी को बाहर निकालेगा तो लगातार उसकी एनर्जी क्या होती चली जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। और एट लास्ट वो किसके अंदर आके गिर जाएगा? न्यूक्लियाई के अंदर। यानी इस मॉडल की जो सबसे बड़ी लिमिटेशन थी वो ये थी कि ये मॉडल जो है वो आपके एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और क्यों नहीं कर पाया था? मैंने ये बताया आपको कि आपका अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकाइनेमेटिक्स कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो वो एक्सेलरेटेड मोशन करेगा और वो क्या निकालेगा? रेडिएशन एनर्जी बाहर निकालेगा और अपनी एनर्जी को लूज करता जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो एट लास्ट वो किस में गिर जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर। और जब न्यूक्लियस के अंदर गिरेगा तो आपका एटम है वो अनस्टेबल होगा। यदि ऐसा होता तो न तो आप होते और न मैं होता और न ये बोर्ड होता, जो कि कैसा है? डिजिटल। समझ में आया कि नहीं बात? तो किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस जो था वो फिर नहीं होता।
क्योंकि एटम ही नहीं होगा तो कोई चीज बनेगी ही नहीं। समझ में आएगा नहीं? तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा मैंने लिखा था इसका स्पेक्ट्रम का जो लाइन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि भाई आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो जब न्यूक्लियस के चारों ओर हर एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा तो वो जो आपका रेडिएशन एनर्जी निकालेगा, उनका जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए रेडिएशन एनर्जी से, उनकी वेव से जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए वो कैसा बनना चाहिए? कंटिन्यूअस। पर आगे चल के अपन बोहर मॉडल ने जो लाइन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन दिया था उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कैसा होता है? डिस्क्रीट होता है। कैसा होता है? डिस्क्रीट, डिसकंटिन्यूअस। तो दूसरी लिमिटेशंस ये हो गई बहुत बड़ी। समझ में आएगी नहीं? और भी लिमिटेशंस बोल सकते हैं, मेजरली दो हैं, और भी बोल सकते हैं। जैसे अभी अपने को पता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन का पाथ जो होता है वो सर्कुलर नहीं होता है, वो 3D इलिप्टिकल होता है। कैसा होता है? 3D इलिप्टिकल पाथ होता है। और जैसे अपन पढ़ चुके हैं आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जिसमें उन्होंने बोला कि जब कोई एक पार्टिकल मोशन में होगा तो उससे एसोसिएट एक वेव आएगी। समझ में आएगा नहीं? तो ये भी इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। और अपन कह सकते हैं कि आपकी इंटेंसिटी जो है लाइन स्पेक्ट्रम की, उसके बारे में कुछ, जब लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बोलता तो उसके बारे में क्या बोले गए? समझ आएगा नहीं? तो ये थी लिमिटेशंस। लास्ट क्लास में यहां तक मैं पहुंच चुका था। समझ में आएगा नहीं? अगली हेडिंग लगाओ, बोहर मॉडल। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा बोहर मॉडल। देखो अगला मॉडल है, कर दिया ना, बोहर मॉडल। तो देखो बोहर मॉडल जो था उसको बोहर ने एक्सप्लेन किया था अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स और आपका क्वांटम फिजिक्स। किसके अकॉर्डिंग? क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग उन्होंने एक्सप्लेन किया था। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने 3 पोस्टुलेट्स बनाए थे। कितने पोस्टुलेट्स बनाए थे? 3 पोस्टुलेट्स। पहला पोस्टुलेट जो था बोहर का वो क्या बोलता है? फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर, वो ये बात कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियाई के चारों ओर जब घूमता है, न्यूक्लियस के चारों ओर जब घूमता है तो वो हर जगह नहीं घूमेगा। उसका ऑर्बिट या उसके घूमने का सर्कुलर पाथ जो होगा वो क्या होगा? फिक्स होगा। और इसको इन्होंने नाम दिया ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। क्या नाम दिया? ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। जैसे अपन बोलते हैं के एल, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, के एल एम एन, ये ऑर्बिट अपन ने नाम दिए। तो वो जो है आपका, जैसे उन्होंने कहा था कि हर जगह घूमेगा, और हर जगह घूमेगा तो वो उनका एक आपका कमी बन गई थी कि आपका स्पेक्ट्रम कैसा आना चाहिए था? डिसकंटिन्यूअस। पर उससे कैसा आया? कंटिन्यूअस। ये बोहर ने बताया कि भाई जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा न्यूक्लियस के चारों ओर तो उसके ऑर्बिट क्या होंगे? फिक्स होंगे, और जिनको उन्होंने नाम दिया एनर्जी लेवल। और जब ये आपके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेंगे तो सर्कुलर मोशन करेंगे, और सर्कुलर मोशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स लगेगा जिसको क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रिक फोर्स। वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो किससे बैलेंस होगा फिर? सेंट्रीपिटल फोर्स से या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। अकॉर्डिंग टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये चेंज हो जाता है कि ये फ्रेम आपका इस प्रकार का है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो ये आपका सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में चेंज हो जाता है। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई जब ये घूमेगा तो आपका फिक्स्ड, जैसे ये मान लो बेटा क्या है आपका, ये आपका क्या है? न्यूक्लियस। और ये वो ऑर्बिट्स हैं जिनके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? घूमेगा। ठीक है, ये वो आपके ऑर्बिट हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन आपका घूमता है। ठीक है, तो इनको उन्होंने नाम दे दिया, ये क्या है बेटा? के एल एम, आगे ऐसे करके एन। इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल के ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है?
सर्कुलर पाथ में घूम सकता है, ये बोहर ने पहले मॉडल में बोला। और जब इलेक्ट्रॉन इनमें घूमेगा तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा जो कि कौन सा होगा बेटा, एफसी, सेंट्रीपिटल फोर्स बोल सकते हैं। सॉरी, ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, एफई। और सर्कुलर मोशन के लिए इस पर क्या लगेगा, एफसी लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अपन क्या करेंगे, एफ ई इक्वल टू एफ सी। इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसकी रेडियस क्या अज्यूम कर लेते हैं, आर, इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या है, वी, और इलेक्ट्रॉन का मास है एम। तो ये तो आ जाएगा बेटा आपका के, आपका ये आपका कौन है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास कितना चार्ज है, जेड इंटू ई। भाई एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, ई, और जेड क्या लगा दिया, एटॉमिक नंबर, कि जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो जेड इंटू ई, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, ई चार्ज है, और डिस्टेंस यानी रेडियस ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। उसी से लिख दिया, के Q1 का वैल्यू हो गया चार्ज ऑन न्यूक्लियस इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और आर स्क्वायर इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बेटा, एम वी स्क्वायर बाई आर। क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। इसको अपन क्या कहते हैं कि ये भाई आगे चल के ये बन जाएगा कि आपका ये तो हो गया, के को अपन लिखें 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये हो जाएगा जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। समझ में आया कि नहीं। तो ये जो बात आई यहां से, ये आपके बोर के फर्स्ट पोस्टुलेट से आई। क्या क्या आई, ध्यान से सुनो। पहली चीज तो क्या आई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट में ही घूम सकता है, जिनको नाम दिया के एल एम एन आगे चल के, ठीक है, जिनके लिए n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 ऐसे बोल देंगे, ठीक, आगे चल के आएगा। जब ये इनमें घूमेगा सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स लगेगा जिसे अपन कौन सा बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। और वो किससे बैलेंस होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो उससे अपन ने ये इक्वेशन बना दी। समझ में आया कि नहीं बात, अरे हाँ कि ना। दूसरा पोस्टुलेट क्या था, मैं दूसरा भी बता देता हूं यहां पर साइड में। दूसरा पोस्टुलेट क्या बोलता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन आपका सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ये केवल उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू जो है वो आपका NH बाई 2 पाई के इक्वल हो। किसके इक्वल हो, NH बाई 2 पाई के इक्वल। ये L क्या है बेटा, ये है एंगुलर मोमेंटम। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mvr। क्या होता है, mvr। तो mvr इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH बाई 2 पाई। इस इक्वेशन के अंदर m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लीनियर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में, r क्या है, सर्कुलर पाथ की रेडियस, n क्या है, क्वांटम नंबर, क्या बोलते हैं n को, क्वांटम नंबर, h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। समझ में आएगा नहीं। तो इन्होंने बोला, सेकंड पोस्टुलेट्स क्या निकल के आया, इन्होंने एक बात बोली कि भाई इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर सकता है जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH बाई 2 पाई के इक्वल हो। आई कि नहीं बात समझ। ये क्या था आपका सेकंड पोस्टुलेट, ठीक है। तीसरा पोस्टुलेट क्या आता है, तीसरा पोस्टुलेट उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है स्टेबल रहेगा अपनी ग्राउंड स्टेट में। किस में रहेगा, ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट वो स्टेट होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिनिमम होती है, और इसको इक्विलिब्रियम स्टेट भी कह सकते हैं, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एनर्जी के रूप में अपन उसको दें तो वो एनर्जी को गेन करके किस में चला जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। अब हायर एनर्जी में ज्यादा देर तक तो स्टेबल रहेगा नहीं, समझ में आएगा नहीं, तो क्या करेगा वो, फिर दोबारा से अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा और क्या निकालेगा, रेडिएशन एनर्जी। समझ में आएगा नहीं। तो ये तीसरा पास्टुलेट था। तीनों पास्टुलेट समझ में आए, मैंने जो बात बोली है इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। पहला तो ये है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं, आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं और इनमें आपका इनका नाम दे दिया KLMN। इनमें जब ये घूमेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इक्वल होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के। दूसरा आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर घूम सकता है जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्वांटाइज्ड हो या एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू ns/2π के इक्वल हो। तीसरा क्या बोला, मान लो ये आपके ऑर्बिट्स हैं, ये आपका ग्राउंड स्टेट है n=1, ये आपका ग्राउंड स्टेट है n=1 और ये है n=2। ठीक है, ये क्या है, n=1 और n=2 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में स्टेबल है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इसको जब एनर्जी मिलेगी तो ये कहां जाएगा, हायर एनर्जी के स्टेट में। किस फॉर्म में देंगे, E=h के फॉर्म में फोटोन एनर्जी देंगे। ठीक है, जब ये हायर लेवल से ग्राउंड स्टेट में आएगा, हायर लेवल से कहां से आएगा, ग्राउंड स्टेट में, तो ये एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एनर्जी, फोटोन एनर्जी बोल सकते हैं। अरे समझ में आ गई नहीं बात है। अब जो अगली चीज अपन डिस्कस करेंगे वो है, जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहा है उसकी रेडियस कैलकुलेट करेंगे। दूसरी चीज अपन उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। जो बोहर मॉडल है उसके लिए एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि बोहर मॉडल केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस। ये नोट करके ये बात लिख लो। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। अब देखो, हाइड्रोजन लाइक आयंस कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन लाइक आयंस लिखेंगे। ठीक है, आयंस कौन कौन से होते हैं बेटा, जैसे हीलियम है आपका, क्या है, हीलियम। हीलियम पे मैं +1 लिख दूं तो इसके भी आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये भी किसके जैसा हो गया, हाइड्रोजन की तरह। दूसरा मैं लिखूं लिथियम, कितने पर आता लिथियम, कितने निकालेगा, 2, तो यहां पर कितना आएगा, +2। जैसे मैं लिखूं इसके बाद आगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम पे कितना आएगा, +3। समझ में आया कि नहीं बात, अरे हाँ कि ना। तो ये जो मॉडल है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट, हाइड्रोजन लाइक आयंस पर ही लागू होता है। ब्रैकेट में लिख लो, जहां पर हाइड्रोजन लाइक आयंस लिखा वहां पर लिख लो हीलियम +1, लिथियम +2 और बेरिलियम +3। अब अगली चीज लिखो, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स। हाँ, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है अपने पास फॉर्मूला, 1/4πε0 Z E² / R²।
इक्वल टू में क्या है रे, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर। ये फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ये आपका आया है, इसको अपन बोल देंगे ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई। यहां से अपन v का वैल्यू निकाल के पहले इक्वेशन में रख दें, तो यहां से v इक्वल टू क्या हो गया, एन एच, क्या आ गया, एन एच बाई 2 पाई, और क्या चला जाएगा नीचे, m इंटू, इसको बोल सकते हैं अपन इक्वेशन सेकंड। पहली चीज लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट, यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट, ये आ गया। फिर यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये v का वैल्यू यहां रख देते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल करके लिख दूं, यहां मैं लिख रहा हूं आर, ठीक है, इक्वल में एम वी स्क्वायर, वी की स्क्वायर की जगह एन एच बाई 2 पाई एम इंटू आर, इंटू आर पहले से है, सॉरी आर आपका कैंसिल हो गया, ये कर देंगे अपन इसका स्क्वायर, इसका क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर, इधर क्या है बेटा, एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड में 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। एक m से एक m तो उड़ा सकते हैं, ये गया एक m से m, एक r से एक r को चलता बना, ये लो, अब ये r इधर आ जाएगा, बाकी सारी चीजें इधर भेज दो, ठीक है। 4 भी कट रहा है क्या, अरे 4 भी कैंसिल हो रहा है, ये 4 पाई, ये ले लो, ये 4, ये पाई, तो अब बेटा इधर से तो r आ जाएगा इधर, अरे आ जाएगा कि नहीं, ऊपर क्या रहने वाला है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये एप्सिलॉन नॉट भी ऊपर चला जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट चला गया भाई ऊपर, ठीक है। और डिवाइड में क्या आएगा, एक तो पाई आ गया, एक एम आ गया, जेड आ गया, ई स्क्वायर आ गया, आर तो इधर आ गया, अरे समझ में आया कि नहीं, ये फॉर्मूला बन गया, ये किसका फॉर्मूला है, रेडियस का, ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भाई आपका एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एन स्क्वायर को बाद में लिख रहा हूं मैं, और डिवाइड में पाई एम ई स्क्वायर, और ये आ गया जेड। एप्सिलॉन नोट में पहले भी बता चुका हूं, एप्सिलॉन नोट एक कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब अपन फर्स्ट फिजिक्स पढ़ेंगे तब वहां पर ये टर्म आता है, जब कूलम फोर्स पढ़ा जाता है तब वहां पर ये आपका टर्म आता है एप्सिलॉन नोट, ठीक है। अरे समझ आएगी नहीं बात है, तो यहां तक ये फॉर्मूला आ गया। अब इसको एक कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं कि ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, कांस्टेंट। एच भी कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नोट भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये सारे कांस्टेंट हैं। तो इसको अपन बोल देते हैं आर इक्वल टू R1 एन स्क्वायर जेड, ठीक है। और ये R1 जो है बेटा, इसकी वैल्यू कितनी है, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम
ई स्क्वायर। ठीक है, अब अपन कह रहे हैं कि भाई h का वैल्यू कितना है 6.62 10 का पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। एप्सिलॉन नोट क्या है 8.85 10 का पावर 8.85 है ये। 10 का पावर कितना है -12 यूनिट का हो जाती है इसकी, जो k की यूनिट आती है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट k की जो यूनिट आती है उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कूलम्ब स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कितना है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है रे 9.1 10 का पावर -31 kg। E क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 10 का पावर -19 कूलम। ये सारी वैल्यू जब अपन यहां पुट करेंगे तो ये R1 का जो वैल्यू है बेटा, ये R1 का जो वैल्यू है ये आ जाएगा निकल के 1 मिनट यहां तक लिखो, फिर यहां पर अपन इसका वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे, ये आ जाएगा R इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। ये आएगा बेटा एंगस्ट्रम के अंदर, किस में आएगा ये एंगस्ट्रम में आएगा। ये 0.529 ये इससे आएगा, इसको सोल्व करोगे आप, इसको सोल्व करोगे ये सारी वैल्यूज रखने के बाद तो आपका वैल्यू आएगा 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एज इट इज है, और ये किस में आएगा एंगस्ट्रम के अंदर।